हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से जो है हम 6th क्लास की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है हम इसका पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मातृभूमि। ठीक है, जो ये मातृभूमि है ये एक कविता है और जो कविताएं होती हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के अंतर्गत आती हैं। देखो, हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं, जैसे कि मतलब कविताएं हो गई, एकांकी हो गए, रिपोत्राज हो गए। तो इसी तरीके से जो कविताएं हैं वो हमारे काव्य खंड के अंतर्गत आती हैं। हिंदी साहित्य में 2 खंड होते हैं, एक होता है गद्य खंड और एक होता है काव्य खंड। जैसे कि इंग्लिश में होते हैं ना पोइट्री और प्रेज, इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारी कविताएं हैं वो किस में आती हैं? काव्य खंड में आती हैं। तो जब भी हम कोई कविता पढ़े, कोई भी पाठ पढ़े, तो सबसे पहले हमें कवि का पता होना चाहिए कि कवि कौन है, किसने लिखा है। तो आज जो है सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कवि का परिचय पढ़ेंगे। तो इस कविता को लिखने वाले कौन है? इस कविता को लिखने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जो जन्म है आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। अगर हम आज की बात करें, 2025 की बात करें, तो आज से लगभग इनका जो जन्म है वो 125 साल पहले हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1906 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1988 में हुई थी। तो आप हिंदी में कैसे बोलोगे? इनका जन्म 1906 में और मृत्यु इनकी 1988 में हुई थी। उस समय जब इनका जन्म हुआ था, अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। आधिपत्य का मतलब होता है अधिकार होना। जब सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ तो जो भारत है वो अंग्रेजों के क्या था? अधीन था। ठीक है, अंग्रेजों का जो है भारत पर शासन था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्होंने जो है अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। अब देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो झांसी की रानी उसमें लड़ी थी, बहुत सारे जो योद्धाएं थे वो लड़े थे। तो जो कवि लोग थे उन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ी थी वो कैसे लड़ी थी? अपनी लेखनी के माध्यम से, मीन्स कविताओं के माध्यम से। तो वो कविताएं लिखते थे और उन जो अंग्रेज हैं उन पर क्या करते थे? कटाक्ष करते थे। तो अपनी कविताओं में वो अंग्रेजों के बारे में लिखते थे। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं वो किसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखते थे? देशभक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा लिखते थे। और इन्हें भारत के गौरव का गान करना बहुत ही प्रिय था। मतलब भारत के बारे में गुणगान करना, भारत की अच्छी चीज़ें बताना इनको बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी की और भी जो रचनाएं हैं वो कौन सी है? बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये तो था कवि परिचय। अब जो है हम कविता का सारांश देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पेपर में कैसे लिखना है कविता का सारांश हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ से ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तल झुके नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय मतलब कि जो हिमालय है वो कैसा खड़ा है? ऊंचा। देखो, ये है हिमालय पर्वत, है ना? ये कैसा खड़ा है? ऊंचा। उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है और ये कैसा लग रहा है? ऊंचा खड़ा है। हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है ना, तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऐसा जो हिमालय पर्वत है वो ऐसा लगता है, अगर आप उसको दूर से देखोगे तो कि वो आकाश को जो है वो छू रहा है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है मतलब कि जो हिमालय है इसके पैरों में जो है नित मैंने हमेशा, सिंधु मैंने जो नदियां हैं, झूमना मतलब खुश होती हैं कि इसके चरणों में पड़ी हुई जो नदियां हैं वो उसको प्रणाम करते हुए क्या करती हैं? हमेशा रोज़ खुशियों से झूमती हैं। ठीक है, मैंने ना आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हैं, उसमें इनका सारांश लिखा हुआ है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड रुको, मैं आपके लिए वो खोलती हूँ। उसमें आपको ना सारांश लिखा हुआ है। आप अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और ये जो PDF जो मैंने बना रखी है, ये PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। 1 मिनट रुको, मैं उसको खोलती हूँ। देखो, ये PDF है,
ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इसका सारांश लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो पैराग्राफ था वो कौन सा था? ये था, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो इसमें जो है आपको सारांश कैसे लिखना है कि जो हिमालय पर्वत है वो ऊंचा और भव्य खड़ा है, जैसे वह आकाश को छू रहा हो, और उसके नीचे नदियाँ मतलब सिंधु नदी जो है वो रोज़ खुशी से झूमती रहती है, मानो कि पर्वत के चरणों में झुक रही हो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। अब देखो, जो भी कविता होती है उसके पढ़ने का एक तरीका होता है। कोई भी कविता जो होती है उसको हमें लय में पढ़ना होता है। ठीक है, तो गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा यमुना त्रिवेणी मतलब कि गंगा यमुना सरस्वती, ये 3 नदियों का जो संगम है इसको हम कहते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी किसको कहते हैं? गंगा यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों के संगम को हम त्रिवेणी कहते हैं। और जो ये त्रिवेणी है ये कहाँ पर है? ये है प्रयागराज यूपी में। जो प्रयागराज है, अभी जहाँ महाकुंभ लगा था, अभी बहुत हुआ था ना पीछे, महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, वहीं पर ये गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों का जो संगम है, जो त्रिवेणी है, वहीं पर है, और ये यूपी में पड़ता है ना। तो गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। मीन्स कि जो गंगा यमुना और सरस्वती नदियाँ हैं वो अपने किनारों पर लहराते हुए बहती हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। पग पग मीन्स की धरती की शोभा को बढ़ाना, हर जगह जहाँ जा रही हैं वो, हर जगह, पग पग का मतलब होता है कि हर जगह वो फैल जाती हैं। तो इन नदियों का जो संगम है और जो इनकी प्राकृतिक सुंदरता है, छटा निराली मतलब कि जो इनकी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो हर जगह फैलती जाती है, जिससे जो है धरती की क्या हो रही है? शोभा बढ़ जाती है। मीन्स कि धरती और भी सुंदर जो है वो लगती है। ठीक है, तो वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि कवि अपनी भूमि को जो है वो, अपनी भूमि मैंने धरती, ठीक है, वो अपनी धरती को पुण्य और स्वर्णिम बताते हैं। सोने के समान जो है अपनी भूमि को बताते हैं। स्वर्ण मैंने सोने के समान, ठीक है, पुण्य मैंने जहाँ पर बहुत धर्म का काम होता है। तो कवि कहते हैं कि जो मेरी भूमि है वो कैसी है? वो पुण्य और स्वर्णिम है। तो आप इसको कैसे लिखना है? कवि अपनी भूमि को पुण्य और स्वर्णिम बताते हैं। यह वह भूमि है जहाँ पर जो है वह जन्म भूमि मेरी, जन्म भूमि मतलब जहाँ कवि का जन्म हुआ। तो कवि क्या कहते हैं कि यह वह भूमि है जहाँ कवि का जन्म हुआ है, और वह मातृभूमि मेरी, और यही उनकी मातृभूमि है जिसे वे गर्व से अपना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त जहाड़ियों में। तो कवि क्या कहते हैं? कवि उस भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि झरने अनेक झरते, झरते मतलब कि बहना, ठीक है, जिसकी पहाड़ियों में, मतलब कि मेरी जो भूमि है वो ऐसी भूमि है जिसकी पहाड़ों में, पहाड़ियों में जिसके पहाड़ में जो है अनेक झरते जो है वो बहते रहते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, और जो चिड़िया हैं वो झाड़ियों में बहुत मस्त मतलब कि खुश होकर जो है वो चहक रही है। चिड़िया कैसे करते हैं? ची 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 करके चहकती है ना। तो कवि कहते हैं कि मेरी भूमि ऐसी भूमि है जिसकी पहाड़ी में जो है वो झरने, ऐसे जो झरने हैं वो अनेक झरने बह रहे हैं, और जो झाड़ियां हैं उसमें जो चिड़िया हैं वो बहुत खुश होकर, मस्त होकर क्या हैं,
चहक रही हैं। तो इसको आपको लिखना कैसे है? कवि उस भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ की पहाड़ियों से कई झरने बहते हैं और झाड़ियों में जो है चिड़िया मस्ती में चहकती रहती है, मेरी भूमि ऐसी है। कवि अपनी मातृभूमि के बारे में बता रहे हैं ना, तो कवि कहते हैं कि मेरी मातृभूमि ऐसी है जहाँ पर जिसकी पहाड़ियों में कई झरने बहती हैं और झाड़ियों में जो है चिड़िया मस्त होकर के चहकती हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती हैं। अमराइयाँ मैंने कि आम के जो बगीचे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो मेरी मातृभूमि है उसमें जो है बहुत सारे घने आम के बगीचे हैं और यहाँ पर कोयल जो है वो कू कू करती है, पुकारती है। कोयल अपनी मधुर आवाज़ में क्या करती है? गाना गाती है। बहती मल्य पवन है, बहती मल्य पवन मतलब कि बहुत ठंडी ठंडी, मल्य मैंने ठंडी ठंडी सुगंधित, पवन मैंने हवा, और तन मन संवारती है। तन मन मतलब हमारे शरीर को क्या करती है? संवारना मतलब सजाना, बहुत खुश हमें कर देती है। तो इसको आप कैसे लिखना है कि इस भूमि में जो है घने आम के बगीचे हैं जहाँ पर कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाती है और यहाँ की जो ठंडी ठंडी और सुगंधित हवा है वो शरीर और मन को क्या करती है? ताजगी प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो धर्म भूमि मतलब जहाँ बहुत सारे पुण्य का काम होता है, कर्म मतलब जहाँ हम अपने कर्म करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, इस भूमि पर रहकर जहाँ हम काम करते हैं। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि कहते हैं कि कवि अपनी भूमि को कैसे बता रहे हैं? धर्म और कर्म की भूमि बताते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी जो भूमि है वह धर्म और कर्म की भूमि है। यह भूमि कवि की जन्म भूमि और मातृभूमि है जिससे उनका क्या है? गहरा संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जन्मे जहाँ थे रघुपति। रघुपति कौन थे? भगवान राम की बात हो रही है। जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पवित्र गीता। वंशी मैंने बांसुरी से, बांसुरी बजाकर जो है कवि वो सुनाई थी, गीता का उपदेश दिया था, है ना। कृष्ण जी ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया था ना। तो कवि कहते हैं कि यह वो भूमि है जहाँ पर श्री राम ने जो है जन्म लिया था। कवि जो है किसके बारे में बता रहे हैं? अपनी मातृभूमि, भारत उनकी जो है मातृभूमि है। तो वो कह रही हैं कि मेरी मातृभूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, जहाँ पर सीता माता ने जन्म लिया था और जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से पवित्र गीता, अर्जुन को जो है भगवत गीता का जो है उपदेश दिया था। तो आपको कैसे लिखना है कि यह वही भूमि है जहाँ भगवान राम, रघुपति राम और माता सीता का जो है वो जन्म हुआ था, और यही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश भी दिया था, है ना। इजी से है ना कविता। देखो आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। जन्मे थे जहाँ रघुपति, जन्मे मतलब जन्म लेना, रघुपति मतलब भगवान राम की बात हो रही है। तो आपको है सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग पता हो तो आप पूरी जो है मीनिंग आप बना सकते हैं। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम, गौतम कौन? जो बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं उनके बारे में, जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में बता रही हैं कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, है ना। कि जो है इस भूमि पर गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ और गौतम बुद्ध ने क्या किया था? जिन्होंने अपनी करुणा और दया से के उपदेश से पूरी दुनिया को क्या किया था? शिक्षित किया था और सही मार्ग दिखाया था। देखो गौतम बुद्ध ने क्या किया? यहाँ जन्म लिया और जन्म लेकर इस भूमि का क्या किया? यश बढ़ाया। अब जो कोई महान व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने पे हम क्या कहते हैं कि हमारी भूमि जो है वो कैसे होगी? गौरवान्वित हो गई है, मतलब कि उसने हमारी भूमि पर जन्म लेकर उसको बहुत अच्छा महान बना दिया है। तो गौतम बुद्ध ने यहाँ जन्म लेकर इस भूमि के यश को बढ़ाया। जग को दया दिखाई, जग मैंने संसार को जो है वो दयालु, करुणता, ये सारी चीज़ें सिखाई थी। जग को दिया दिखाया, और जग मैंने संसार, जग का मतलब क्या है? इस जग, जग, इस जग का मतलब क्या है? संसार। दिया दिखाया, दिया मतलब कि यहाँ पर दिया दिखाना मतलब कि चमक दिखाना, दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाना, ठीक है, सही मार्ग दिखाना। तो लिखना कैसे आपको
कि इस भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया को शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो कवि क्या कहते हैं कि यह भूमि जो है मेरी युद्ध भूमि भी है, जहाँ पर जो है बहुत सारे क्या हुए थे, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए थे। वह बुद्ध भूमि मेरी, मतलब भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, तो यह मेरी बुद्ध की भूमि भी है। यह मातृभूमि मेरी, और यह मेरी मातृभूमि भी है, और जन्मभूमि मेरी, यह मेरी जन्म भूमि भी है, जहाँ मैंने जन्म लिया था। तो आपको कैसे लिखना है, कवि बताते हैं कि यह भूमि युद्ध भूमि भी है, जहाँ पर कई महायुद्ध लड़े गए, और यह बुद्ध भूमि भी है, जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार हुआ। देखो गौतम बुद्ध ने क्या किया था, शांति और का प्रसार किया था ना, शांति और ज्ञान का प्रसार किया था। इसलिए वो कह रहे हैं कि यह बुद्ध भूमि भी है, जहाँ पर शांति और ज्ञान का प्रसार हुआ, और यही कवि की जो है वो मातृभूमि और जन्मभूमि है, जिसे वे गर्व से अपनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी और आपको जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, और जो ये वीडियो है, जो ये पीडीएफ है, सॉरी वीडियो नहीं, जो ये पीडीएफ है, इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में इनका सारांश जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने फ्रेंड्स को भी तो बताना है ना कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, है ना। चलो ठीक है, बाय।